Assalamualaikum, दिस इज़ वहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 29 अक्टूबर 2025 है, बुध का दिन है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मशरिक़ वस्ता के हवाले से मेरे सामने बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, जो एक प्रोफ़ेशनल डॉट कनेक्टिंग और एनालिसिस माँगती हैं, ताकि हम समझ सकें कि चीज़ें किस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। फ़ॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता 24 घंटे में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू के ऑर्डर्स पे इसराइली एयरफ़ोर्स ने गाज़ा पे ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स की, जिसमें आखिरी खबरें आने तक और इसराइल के अखबारात के मतलब सोर्सेज के कहते हैं कि कम से कम 15 लोग जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और 50 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं और सीज़ फायर जो है वो ख़तरे में पड़ चुका है। इस स्टेज के ऊपर हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बाय एंड लार्ज उसूली तौर पे फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं, आर्मी के ट्रूप्स को गाज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की शक्ल में उसके कंपोनेंट के तौर पे भेजा जाएगा। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने इसकी वज़ाहत की है, उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया। इसी 24 घंटे में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने अपनी एक बहन से मुलाकात की है। उनके वकला को और उनकी बाकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पैगाम भेजा है, पार्टी के लिए भी उन्होंने पैगाम दिया है। और इसी 24 घंटे में ये बात भी वाज़ेह हुई है कि इस्तांबुल में, तुर्की में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में जिन मुज़ाकरात की ऑफ एंड ऑन खबर आती है कि वो चल रहे हैं, वो नाकाम हो गए हैं, उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान उसमें से पुल आउट कर चुका है, उसके बारे में अभी भी मतज़ाद किस्म के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं, एक अबहम है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, मैं आपको एक बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव आपके सामने इस हवाले से रख सकता हूँ। लेकिन चीज़ों को एक-एक करके देख लें कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जो दिन ख़त्म हुआ पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम जिसमें वो अक्सर जाते हैं, आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, उसमें उन्होंने ये कन्फर्म किया कि पाकिस्तान का अफ़वाज भेजने का जो फ़ैसला है गाज़ा में, वो फ़ैसला अब बिल्कुल फ़ाइनल स्टेजेस के ऊपर है। एडवांस उस पे कंसल्टेशंस हो रही हैं, वो ऑलमोस्ट उसकी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की जा रही है, बिल्कुल फाइनल फेज़ में है और वो चीज़ होने ही वाली है। और उन्होंने कहा कि यूँ पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा मशरिक़ वस्ता में, फ़लस्तीनियों की हिफाज़त करने के लिए भी रोल जो है मिलेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे। इससे चंद घंटे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, जो पहले इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के या पंजाब के, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ऐसी ऑफ़र होती है, मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन अगर पाकिस्तान को ऑफ़र होती है, तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अपॉर्च्युनिटी होगी, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सआदत होगी कि पाकिस्तान जाके फ़लस्तीनियों का दिफ़ा कर सकेगा। अब जो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में खबरें लगाई गई हैं, उसमें अननेम्ड सोर्सेज़ को कोट करते हुए 3 बुनियादी तौर पे रीज़न्स और वजूहात या लॉजिक जो है वो दी गई है। पहली बात है, ये कहा गया है कि जो 8 मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान उन 8 मुस्लिम ममालिक में था जिन्होंने 2024 के अंदर गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन का और अमन का एक प्लान पुट फॉरवर्ड किया, उसे पुश किया। और इस स्टेज पे अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटे। पाकिस्तान कैन नॉट शर्क इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये वजह है ट्रूप्स भेजने की। दूसरी वजह ये है कि इससे पाकिस्तान के लिए डिप्लोमैटिक नेसेसिटी होगी, जिससे पाकिस्तान की सफारती और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्पेस जो है उसमें इजाफा होगा। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा यूनाइटेड नेशन की जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अपने फोर्सेस को भेजा है और गुज़श्ता चंद बरसों में 38 या 39 ममालिक के अंदर पाकिस्तान के 2 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स जो हैं वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं। अब ये जो 3 असर्शन जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका हम थोड़ा-सा रियलिस्टिक एनालिसिस कर लें। जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसे अब कहा जा रहा है, जिसे शुरू में अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स या मुस्लिम स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे में, ये यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड फोर्स नहीं है। इसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इसकी कोई ऑथराइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये खालिस्तान अमेरिका, इज़राइल और चंद मुस्लिम ममालिक के दरमियान में एक एग्रीमेंट और एक फ्रेमवर्क के तहत ये फोर्स वहाँ पे जारी है और इससे ये डोनाल्ड ट्रंप का एक प्लान है। दूसरा, जिसमें क्लेम किया गया कि 8 मुस्लिम ममालिक के स्ट्रक्चर का पाकिस्तान हिस्सा था, उनके प्रपोज़ल का गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन, गाज़ा के अमन के हवाले से, ये खासी छोड़ी हुई किस्म की, एग्ज़ैजरेटेड किस्म की सिचुएशन लगती है। और उसकी वजह ये है कि आप सबने ये देखा है और हम इसको डिस्कस भी करते रहे हैं कि जो एक्टिव नेगोशिएशन हुई है गाज़ा के हवाले से इसराइल और अमेरिका के साथ, उसमें तुर्की, उसमें इजिप्ट
اور اس میں قطر نے پرنسپلی پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایون متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی کوئی بہت زیادہ پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی، نہ اس میں انڈونیشیا کی پارٹیسپیشن ہے، نہ اس میں آذربائیجان کی پارٹیسپیشن ہے، نہ اس کے اندر اردن کی پارٹیسپیشن ہے، نہ اس کے اندر کسی اور کی پارٹیسپیشن ہے۔ تو دور دور تک اس کے اندر پاکستان کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ اب پاکستان کے جس قسم کے حالات ہیں، بدقسمتی سے وہاں پر اخبارات کے اندر حکومت کے لیول میں، فورن آفس کے لیول میں کسی بھی قسم کا کلیم کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے انگریزی اخبارات کو بھی انہوں نے بالکل ہی جو ہے اس کی ان کی صورتحال کو بہت خراب کر دیا، بیکاز ہر قسم کی سچی جھوٹی خبروں کو مکس کر کے وہاں پبلش کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان ہیز نیور بین اے سیریس نیگوشیٹر ان دی ان دی کرائسس آف دی غازہ۔ اور اس کے ساتھ دوسری ایک چیز ڈالیں تو اور صورتحال بہت ذرا پریشان سی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سوال ہے بہت بڑا، جو سوال اٹھا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، وہ سوال یہ ہے کہ ترکی جو لیڈ نیگوشیٹر تھا، ترکی جو حماس کو سپورٹ کرتا رہا، جس کے بارے حماس کے سورسز اور عرب سورسز یہ کہتے ہیں کہ حماس کو سمجھایا ہی ترکی نے کہ اب سیز فائر کریں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور آپ بڑے ہتھیار اپنے واپس کر دیں۔ اس ترکی کی پریزنس کے اوپر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو کو، اسرائیل کی کیبنٹ کو، اسرائیل کے فورن منسٹر کو، اسرائیل کے مختلف لوگوں کو اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی جانبدار ہے۔ اگر ترکی پہ ان کو اعتراض ہے، جو لیڈ نیگوشیٹر تھا، جس نے اسرائیل کی مدد کی ہے اس سیز فائر کو اچیو کرنے کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی ہے، جس کے جو لیڈر ہیں رجب طیب ایردوغان، ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت اچھی کمیونیکیشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس ترکی کو تو اسرائیل نے رد کر دیا ہے، اور پاکستان کی فورسز کو اسرائیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اپروو کر رہا ہے؟ اب تک جو لگتا ہے کہ وہ ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جب ایک ہفتہ یا 8 دن پہلے اسرائیل کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے کنیست کی، اور جو ان کی فورن افیئرس کمیٹی ہے، اسے اگر اسرائیلی آفیشلس نے اس کے حوالے سے بریف کیا ہے اور اس پہ کوئی ریئیکشن رد عمل نہیں ہوا، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلیز نے پاکستانی فورسز اور انڈونیشین فورسز کی پریزنس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہ سوال ہے، پاکستان میں کانڈمنیشن بہت ہو رہی ہے کہ پاکستان کو فورسز نہیں بھیجنی چاہیے، اپرچونٹی ہے نہیں ہے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس کا میں مزید ابھی بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ پرنسپل سوال کہ وہ اسرائیل جو ترکی کی انکلوژن پہ اعتراض کرتا ہے، جو لیڈ نیگوشیٹر تھا، اس نے پاکستان کو کیسے اپروو کر دیا؟ اور اس سے پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ پاکستان جس کے اندر عوام الناس نے، میڈیا نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ ہم اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہیں، بس اگر موقع ملتا، یہاں وزیر اعظم عمران خان ہوتے تو ہم تو اسرائیل پہ چڑھ دوڑتے، ہم تو جوہری طاقت ہیں، ہم نیوکلیئر طاقت ہیں، اسرائیلی فلسطینی بھائی ہمارا فوج کا ویٹ کر رہے ہیں، پاکستانی ایئر فورس نے اتنے اسرائیلی طیارے گرائے ہیں۔ تو وہ پاکستان جو ہے اس کی انکلوژن پہ اپیرنٹلی اسرائیلی لیڈرشپ کو کسی بھی قسم کی کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ میں ایک اور بھی بات ایڈ کر دوں، جس کا اور بھی کوشچن ہونا چاہیے تھا، پاکستان میں نہیں ہے، بالکل سائلنس ہے اس حوالے سے۔ ترکش اخبارات میں بات بڑی کلیئر تھی کہ ایردوغان غازہ کی ریکنسٹرکشن میں ترکش کمپنیوں کے لیے اندر ایک اکنامک اپرچونٹی بھی دیکھتے ہیں، کہ وہاں پر اربوں کا پیسہ ہوگا، متحدہ عرب امارات کا، سعودی عرب کا، عمان کا، اور وہاں پہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی اس میں ترکش کمپنیز کو رول ملے گا۔ یہ کہیں نہیں چھپ رہا کہ کیا پاکستانی کمپنیز کو بھی غازہ کی ریکنسٹرکشن میں کوئی رول ملے گا، کیا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اب اس لحاظ سے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو اعتراف کیا ہے جیو کے پروگرام میں، اس سے کوئی بہت گھنٹے پہلے، آپ کہہ لیں کہ 7 8 10 12 گھنٹے پہلے، پاکستان کی منسٹری انفارمیشن نے ہائیسٹ پاسبل لیول میں ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے ذرائع ابلاغ اور اخبارات فرسٹ پوسٹ جو ان کی آن لائن پبلیکیشن ہے، اسی طرح سے CNN 18 جو نیوز 18 ہے، اس کی ایک رپورٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ ربش ہے، یہ بہتان ہے، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام لگائے گا۔ وہ رپورٹ کیا تھی؟ وہ رپورٹ یہ تھی، فرسٹ پوسٹ CNN 18 کی، جو کہتی تھی کہ پاکستان کے ٹاپ آفیشلز، نام انہوں نے نہیں لیا لیکن اشارہ جنرل عاصم منیر کی طرف تھا، کہ انہوں نے ایجپٹ میں اسرائیلی اور امریکن CIA سے اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے آفیشل سے پاکستانیوں کی بات چیت ہوئی ہے، جس میں آپریشنل ڈیٹیلز طے ہوئی ہیں پاکستانی فورسز کی غازہ میں ڈپلائمنٹ کے حوالے سے، اور وہاں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اسرائیلی اینڈ امریکن سورسز نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان ریٹرن، ان لیو آف آل دس ہیلپ اینڈ سروس، پاکستان کو اکنامک مدد کی جائے گی، ورلڈ بینک کے لیول پہ، ADB کے لیول پہ، ان کو عربس کے فنڈ دلائے جائیں گے، ان کو بہت سی ڈیفرڈ پیمنٹس اور مختلف لونز اور اس قسم کی فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اب منسٹری آف انفارمیشن نے کہا کہ سب بکواس ہے، لیکن اس کے بعد خواجہ آصف نے ظاہر ہے جب ایڈمٹ کر لیا ہے، تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہندوستانی اخبارات کا جو الزام تھا اس میں صداقت تھی، اور اس کی لاجک بھی بنتی ہے، بیکاز اگر آپ فورسز بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے فورسز بھیج رہے ہیں، آپ کو گرین سگنل ہے، تو آپ کی اسرائیلی امریکن آفیشلز کے ساتھ ملاقات لاجیکل بنتی ہے۔
इसी तरह से इजिप्ट जिसके और इजिप्ट के चूँकि ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, उसका एक ऑपरेशनल रिलेशनशिप है, ऑपरेशनल वर्किंग है इसराइल के साथ, तो वहाँ ये मुलाकात हो सकती है। इसी तरह से इजिप्ट से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का निकलना और उर्दन, जॉर्डन पहुँचना अब्दुल्ला II से, शाह अब्दुल्ला II से मुलाकात करने के लिए, और जिसको थोड़ा-सा भी पता है मशरिक़ वस्ता के जियोपॉलिटिक्स का, उसको पता है कि गुज़िश्ता 30-40 बरस से, बल्कि उससे पहले से, उर्दन के हमेशा से अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रहे हैं इस्राएली एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सो ऑल ऑफ दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। अब आ जाएँ इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में इस हवाले से ज़ाहिर एक दुहाई है, रोना-पीटना है, बहुत सी क्रिटिसिज़्म पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने क्रिटिसिज़्म देखी है पाकिस्तान में, वो उस कैटेगरी में है जो 50-50 का, ये किसी फ़िल्म का खाका होता है जहाँ पे एक रज़िया पे गुंडे पड़ जाते हैं, तो रज़िया खड़ी होकर सड़क के किनारे शोर मचाती है, बचाओ, 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 बचाओ। वो उस किस्म का है, कोई लॉजिकल किस्म का वहाँ पे लंबा-चौड़ा डिबेट जो है वो नहीं हो रही, जज़्बाती किस्म की डिबेट है। इस सारी जज़्बाती डिबेट के अंदर मैंने एक बड़ा मानाख़ेज़ किस्म की ट्वीट पोज़ीशन देखी है राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब की। राजा अल्लामा नासिर अब्बास कौन है? आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि वो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, उनकी अपनी जमात भी है, उसके भी MWM के तो लीडर वो हैं ही। लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से, ये 1 साल से ज़्यादा, जब इमरान खान ने और महमूद खान अचकज़ई और बाकी लीडर्स ने मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई, तो राजा अल्लामा नासिर अब्बास उसके भी एक अहम की लीडर्स के अंदर उनका शुमार किया जाता है। उन्हें ईरान के भी करीब जो है वो तस्वर किया जाता है, क्योंकि उनकी बहुत सी तालीम जो हुई है थियोलॉजी की और मज़हब के हवाले से, वो उनकी ईरान में हुई। लेकिन उनका जो ट्वीट है वो बड़ा माना है, मैंने कभी किसी मज़हबी स्कॉलर को इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिसी के हवाले से इतना इतना सिग्निफिकेंट ट्वीट करते हुए नहीं देखा। उनकी ट्वीट के जो 4-5 पॉइंट हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से ये इस्तदा रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स को नहीं भेजना चाहिए गाज़ा में, बिकॉज़ वहाँ पर कोई अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, और ये ख़ालिसन एक इसराइल अमेरिका का एक अरेंजमेंट है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है गाज़ा की, उसने कोई कॉन्सेंट ही नहीं किया इस इंटरनेशनल अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स में, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क नहीं है, पॉपुलेशन का कॉन्सेंट नहीं है, और लोकल पॉपुलेशन। और फिर जब तीसरी चीज़ ये कहा जाती है कि इसने इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, और इस फोर्स ने हमास को डिसआर्म करना है, एक ऐसी हमास को जिसको लोकल पॉपुलेशन की तायद और सपोर्ट है, जो उसके फैब्रिक और उसकी बॉडी पॉलिटिक्स और उसकी सोसाइटी का हिस्सा है। इसका मतलब है कि लोकल पॉपुलेशन जो है वो इनेविटेबली वो बाउंड है कि वो इस स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसका पाकिस्तान इंडोनेशिया हिस्सा होंगे, इसको एक ऑक्यूपेशन फोर्स के तौर पे देखेगी। ये इसराइल की ऑक्यूपेशन की एक रीब्रांडिंग है, जहां अमेरिका अपने ट्रूप्स को नहीं भेजना चाहता, और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को दबाने के लिए मुस्लिम फोर्सेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने एक और पॉइंट ये लिखा है कि ये नज़र आ रहा है कि तमाम जो पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हैं गाज़ा के अंदर, समंदर के रास्ते या खुश्की के रास्ते, उनके ऊपर इसराइली डिफेंस फोर्सेस को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसे एक ज़माने में हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या LOCs वगैरह भी कहते थे। तो इसका मतलब है कि जो भी स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, वो बेसिकली इसराइली डिफेंस फोर्सेस की कोऑपरेशन, उनके रहमो करम पे होगी, और उनकी कोऑपरेशन के बगैर जो है वो काम नहीं कर सकेगी। और इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि मुस्लिम फोर्स को यूज़ किया जाएगा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को क्रश करने के लिए, जो पाकिस्तान की हिस्टोरिक पोजीशन है गुज़श्ता 77 बरस की, कि हम पैलेस्टीनियन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसको ज़ाहिर है सैकड़ों दफ़ा लोगों ने रीट्वीट तो किया है, लेकिन इसके नीचे अगर आप कमेंट्स देखें तो आपको एहसास होता है कि राजा नासिर अब्बास साहब के जो उनकी जो दलाइल हैं, या उनकी जो लॉजिक है या इस्तदलाल है, उसको समझने की कोई बहुत ज़्यादा एबिलिटी नहीं पाई जाती। और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के ज़हनी हालात हैं, वहाँ बहुत आसानी से ये सौदा बेचा जा सकता है कि हमारे इंटरेस्ट में है, हमें पैसा भी मिलेगा, हमारी जियोपॉलिटिकल स्पेस में इजाफा भी होगा, और हम तो अपने फ़लस्तीनी भाइयों को ज़ालिम इज़राइलियों से बचाने के लिए वहाँ पे हम जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें साथ 2 चीज़ें और भी देख लें कि गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के जाली वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक बार फिर उनकी मुलाकात हुई। 2025 में ये कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब का चौथा ऑफिशियल दौरा है। अगर उनको छुप के खुफिया दौरे किए हैं इसके अलावा होंगे, लेकिन ये चौथा ऑफिशियल उनका दौरा है जहाँ उनकी क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात हुई, और बाकायदा एक तस्वीर भी इशू हुई है जिसमें क्राउन प्रिंस ने उनको अपने बगल में दबोचा हुआ है। वो ऊंचे और कदावर हैं, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल छोटे से, उन्होंने उनको दबोच के रखा है। और उसके बाद ये ऐलान हुआ है
کہ $6 बिलियन जो है वो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को देगा। अब वो $6 बिलियन जो हैं वो कोई नए नहीं हैं, ये भी बार-बार रीफ्रेज़िंग एंड रीपैकेजिंग होती है। उसमें से $1 बिलियन तो वो हैं जो पहले ही एक कंटिन्यूइंग ऑयल डेफरमेंट पेमेंट है। हर महीने $100 मिलियन का तेल पाकिस्तान को सऊदी अरब आसान किस्तों पे ये डेफर्ड पेमेंट पे देता है, जो साल के 1.2 बिलियन बन जाते हैं, उसी को दोबारा यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि $5 बिलियन जो सऊदी अरब ने पहले ही पाकिस्तान के फॉरेक्स को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक्स में रखे हैं, उससे सऊदी अरब ने रिन्यू कर दिया है, कंटिन्यू किया। इसका मतलब इसको कोई नया पैसा नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की भी इन्हीं 48 घंटों में एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के हवाले से एक मुलाकात हुई है, जिसको एफआईआई कहते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, उसका 9th राउंड हुआ है, जहां फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब की सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान जो हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। और वहाँ पर बहुत सी बातचीत की है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसे लाएगा, ट्रेड होगा, ये होगा, वो होगा। अब आपको ये पता है कि जब से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने और उन्होंने एक फाइनेंस के हवाले से फैसला साजी की, उन्होंने एक कमेटी वगैरह सब कुछ उन्होंने बनाने की कोशिश की नवंबर 2022 से। कई दफ़ा ये दावा किया गया जनरल साहब की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि सऊदी अरब पाकिस्तान में बहुत सी इन्वेस्टमेंट करेगा। वो दावे हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, वो कोई खातिर खा इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। इसी तरह से डेफर्ड ऑयल पेमेंट चलती रही हैं और फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से कुछ इनिशिएटिव चाहता था, अब्राहमिक एकॉर्ड के हवाले से, इज़राइल के हवाले से। अब जब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उन इनिशिएटिव पे प्रोग्रेस कर रही है, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी वो इन्वेस्टमेंट खालिसन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, वो एक जियोपॉलिटिकल लेंस के हवाले से होगी, जहाँ पाकिस्तान उस जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, जिसको बाज़ लोग कहते हैं कि हम मर्सनरी बन गए, मर्सनरी फोर्सेस हैं, मैं वो अल्फाज वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। मैं इसके लिए ज़्यादा प्रोफेशनल टर्म यूज़ करता हूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरब के एक जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी सर्विसेज रेंडर करने जा रहा है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात भी करेगा, और भी फाइनेंसिंग पाकिस्तान के अंदर फ्लो कर सकती है। और यही वो चीज़ है जिसकी तरफ हिंदुस्तान के अखबार इशारा करते हैं कि एक बातचीत हुई है जनरल आसिम मुनीर की ऑफिसर्स के साथ, और जिसको पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिनाई करती है। इससे वो एक पुरानी चीज़ भी हमें पता चलती है कि जब किसी रियासत की या स्टेट की या गवर्नमेंट के कॉफर्स खाली होते हैं, जब वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के ज़रिए अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते, तो फिर उनकी सॉवरेनिटी बतदरीज ख़त्म होती चली जाती है। पाकिस्तान के साथ यही हुआ है कि आज पाकिस्तान की रियासत की अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं है, और उनके जो लॉन्ग हेल्ड चेरिश प्रिंसिपल्स थे फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जिनको कौम बिलीव करती थी, पैलेस्टीनियन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, हम तो जोहरी ताकत है, फ़लाँ फ़लाँ, वो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती चली जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके तहत पाकिस्तान की रिजीम जो है वो ये सारे फैसले कर रही है। अब इसी सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप ये देखें कि इमरान खान ने एक मैसेज भिजवाया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपनी बहन गालिबन नूरीन खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और वो मैसेज जो है उसने वो ट्विटर के ऊपर है, उसको आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत लंबा मैसेज है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म और उनके जो जलसे हैं और जो अवाम ने उनके जलसे किए हैं चारसदा में, उसके बाद बाड़ा में, बाड़ा की तहसील के अंदर खैबर में डिस्ट्रिक्ट में, और तीसरा करक में। बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने करक को कड़क कह दिया था, वेरी सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कहा होगा, लेकिन करक मुझे पता है करक ही है। तो वो उनसे इमरान खान ने मुबारकबाद दी है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी, और चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब को भी। एट द सेम टाइम उन्होंने उनको ये मैसेज भी भिजवाया है कि आपको अपनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज भी सुहेल आफरीदी ने और उनकी फैमिली ने, उनके बाकी फैमिली ने और उनके वकला ने और उनकी पॉलिटिकल लीडर्स ने उनसे मिलने की कोशिश की, क्योंकि ये मंगल का दिन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान से मंगल और इमरान खान को जुमेरात को उनसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन इन क्लियर वायोलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स उनका कहना ये था। ऑफ कोर्स कर्नल साहब अदालत कंट्रोल करते हैं जेल को, तो जब नहीं उनको मिलने दिया गया, तो इमरान खान ने इस अपने ट्विटर में ये मैसेज भिजवाया सुहेल आफरीदी को कि सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को चलाने के लिए एक छोटी सी कैबिनेट, मुख्तसर सी काबीना बना लेनी चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटल फैसला जो है वो सुहेल आफरीदी ने करना है। तो लगता ये है कि जो कर्नल साहब और उनके पीछे जो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जनरल आसिम मुनीर की, उनकी कोशिश यही थी कि सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात ना हो सके,
इन टर्म्स ऑफ द सेंस ऑफ डायरेक्शन जो कि सुहेल आफरीदी को लेनी है, ताकि वो सुहेल आफरीदी को मशवरे देने वाले तो ऐसे बहुत से होंगे जो भाई लोगों की वो लोग होंगे, वो सुहेल आफरीदी के करीब होंगे। इसका मतलब है कि अब जो कैबिनेट बनेगी खैबर पख्तूनख्वा की, उसके बारे में आप एक शक का इजहार कर सकते हैं कि वो बहुत हद तक खैबर पख्तूनख्वा के भाई लोगों की मर्ज़ी से बनेगी। गुज़िश्ता 48 घंटों में एक अच्छी पॉज़िटिव चीज़ वो हुई जब खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के जो को कमांडर हैं जनाब उन्होंने बुखारी साहब ने कॉल अपॉन किया, उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात की। कहते हैं पहले चीफ़ मिनिस्टर को उनके लोगों ने बुलाने की कोशिश की, चीफ़ मिनिस्टर ने इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर मुनासिब समझा कोर कमांडर ने, उन्होंने खुद आके चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात की। दैट्स अ वेरी गुड ग्रेस, अच्छा ये एक एक्शन है। अब देखते हैं कि इसकी पॉज़िटिविटी के आगे कंटिन्यू करती है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब इस चीज़ को आप देखें कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर अपनी पार्टी को भी एक मैसेज भिजवाया। उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरे केसेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगे, मुझे एक बार फिर कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा, इसलिए मैं अपनी पार्टी से कहता हूँ कि आप फ़ौरी तौर पे आला अदालतों से रुजू करें और वहाँ पर केसेस करें और इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ जो है आप पोज़ीशन लें। अब शायद ये भी कहा है कि अदालतों में आप धरना दे दें। अब देखिए, मैंने जो सारा शुरू से एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखा है, जहाँ से ये व्लॉग शुरू हुआ है और मैं रोज़ ही करता हूँ। इसको देख के और जो इमरान खान सोच रहे हैं कि अदालतों से कोई रिलीफ़ मिल सकती है, इसको आपको क्लियरली इमरान खान की जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, आई एम सॉरी, मुझे एहसास है कि इमरान खान के चाहने वाले और एडमायरर्स को बहुत दुःख होगा। लेकिन सारे जो हालात हैं गुज़िश्ता 3 साल के, साढ़े 3 4 साल के, वो कम से कम एक चीज़ को शो करते हैं कि इमरान खान को बैलेंस ऑफ पावर की और जियोपॉलिटिकल या रियल पॉलिटिक की बहुत ज़्यादा उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ना एज़ एन ऑपोज़िशन लीडर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे 2018 तक, ना 2018 से 2022 तक उन्होंने रियल पॉलिटिक के तकाज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया और उनकी गवर्नमेंट का कोलैप्स हो जाना, उसके खिलाफ एक कामयाब साज़िश होना, उसके अंदर बहुत से प्लेयर्स का इकट्ठे हो जाना और उसके बाद की सारी जो पॉलिटिक्स है, उसमें इमरान खान की रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं थी। और उसके मुकाबले में जनरल आसिम मुनीर, जिनको मैंने कहा था कि वो ज़ालिम हैं, रूथलेस हैं, इमोरल हैं, लेकिन वो रियल पॉलिटिक के पत्ते खेल रहे हैं और इस वक़्त उनकी कोशिश है कि जब सब कुछ वो करना चाह रहे हैं मशरिक़ वस्ता से, उससे वो फाइनेंशियल फ्लोज़ लाएँ टुवर्ड्स द पाकिस्तानी इकॉनमी। और अगर उन्होंने प्रॉस्पेरिटी का एक स्पेक्टर खड़ा कर लिया, मुझे नहीं पता वो खड़ा कर सकेंगे या नहीं खड़ा कर सकेंगे। एक ऐसे माहौल में जब गुज़िश्ता 1 बरस में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने पाकिस्तान को खुदा हाफ़िज़ कह दिया है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की कोशिश ये है कि इस सारी जो सर्विसेज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदी अमेरिकन अलायंस या फ्रेमवर्क को, इससे वो फाइनेंशियल फ्लोज़ कर सकें, प्रॉस्पेरिटी का स्पेक्टर ला सकें। अगर वो प्रॉस्पेरिटी का स्पेक्टर लाने में, उसका जलवा दिखाने में कामयाब हुए, तो पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल ओपिनियन भी बहुत सी चेंज हो जाएगी। जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ जो मुख्तसर 4 दिन की जंग हुई है, उसके ज़रिए पॉलिटिकल ओपिनियन चेंज हुई है, जैसे अफ़गानिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करके भी पॉलिटिकल ओपिनियन को पाकिस्तान में चेंज किया है। उन्होंने अपनी पोज़ीशन को मुस्तहकम किया है। इसी हवाले से अब मैं आता हूँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की और कतर के तुर्की और कतर जो राउंड करवा रहे हैं पीस का, मुज़ाकरात का। अब सूरत हाल ये थी कि सोमवार के दिन भी ये मुज़ाकरात जारी रहे। आपको याद होगा कि संडे की रात को पाकिस्तान की हुकूमत ने इस तरह से पाकिस्तान के ज़राए अबलाग अखबारात, डॉन ट्रिब्यून वगैरह को ब्रीफ़ किया और उसके बाद ऐसी स्टोरीज़ छपी जिसको हमने भी डिस्कस किया था, जिसमें ट्विटर पे बहुत से लोगों ने पोज़ीशन ली। कैसा लगता था कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तानी डेलीगेशन वहाँ से उठ के चला गया है। इसके आगे ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि अब अगर यहाँ पे रिज़ल्ट ना निकला तो यहाँ पे जंग होगी, अमन फ़ेल हो गया वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पाकिस्तानी डेलीगेशन और अफ़गान डेलीगेशन की मंडे के दिन भी बहुत ही भरपूर इंटरेक्शन हुआ, जिसके बारे में अच्छा फिर जब मुझे ये पता चला तो मंडे के दिन में, जो दिन 1 दिन पहले ख़त्म हुआ, मैंने कुछ अफ़गान और टर्किश सोर्सेज़ जो हैं उन्हें अमेरिका में मैंने कॉन्टैक्ट किया जो इस प्रोसेस को देख रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान के अखबारों के अंदर जो सारा इंप्रेशन दिया गया है ये सिर्फ़ एक डिसइन्फॉर्मेशन है, प्रेशर डालने के लिए, और असल में मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, एक डेडलॉक है, मुश्किल है, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो आगे चल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम भी वहीं है और अफ़गान टीम भी वहीं। अब मंडे के दिन भी वो सारे मुज़ाकरात होते रहे और उसके बारे में अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार फिर ट्यूसडे को ये कहा है कि हम तो तकरीबन एक नतीजे पे पहुंच गए थे। जो अफ़गान टीम वहाँ पे आई हुई थी, वो टीम जो है उसका और पाकिस्तानी टीम के दरमियान में टोटल इत्तफ़ाक हो चुका था। बट एंड टाइम पे बार-बार जो टीम है वो काबुल या कंधार से कम्युनिकेशन करती है और काबुल कंधार जो है उनको एग्रीमेंट नहीं करने देता और और टीम बिल्कुल कन्विंस है कि हमारी पोज़ीशन बिल्कुल मनतकी और बड़ी लॉजिकल किस्म की है। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएँ कि ख्वाजा आसिफ साहब आपको इज़राइल के बारे में क्या कह रहे हैं, फ़लस्तीन के बारे में क्या कह रहे हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि मतीउल्लाह जान पे पाकिस्तान में ड्रग स्मगलिंग का और ड्रग्स पोसेशन का
اور ایک دہشت گردی کا ایک مقدمہ چل رہا ہے جس کی سماعت 31 اکتوبر کو شروع ہونی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے پہ ایک نیا مقدمہ انہوں نے یہ ڈال دیا ہے کہ میں نے تحریک لبیک پاکستان کی جو دہشت گردی ہے وہ بھی میں نے کروائی۔ پہلے 9 مئی کے میرے پہ مقدمے تھے، اب وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اینٹی اسٹیٹ ہونے کے مقدمے۔ تو یہ جب ساری چیزیں آپ ان کی ان کا جھوٹ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو آپ کو کتنا ایک اعتماد رہتا ہے کہ خواجہ آصف افغان مذاکرات کے حوالے سے جو کچھ آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ سچ پہ مبنی ہوگا۔ افغان سورسز بھی سچ نہیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ڈسپیوٹ ویریفیکیشن فریم ورک جو ہے وہ مین بون آف کنٹینشن ہے، اور افغان طالبان ہمیں لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف باقاعدہ فارمل قسم کی کارروائی کریں۔ افغان سورسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے اسے جنرل شہاب اسلم ہیڈ کر رہے ہیں، جو ہیڈ ہیں اسپیسیفک آپریشن اسپیشل آپریشنز کے آئی ایس آئی میں، اور کوئی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن پاکستان کے ڈیلیگیشن میں نہیں ہے، جبکہ افغان ڈیلیگیشن جو ہے اس میں ان کے ڈیفنس منسٹر مولوی محمد یعقوب، اس کے علاوہ ان کے انٹیریئر کے جو ڈپٹی منسٹر ہیں جناب مولوی محمد نجیب، اس کے علاوہ ان کے فرسٹ جو ڈپٹی منسٹر ہیں انٹیریئر کے مولوی نبی عمری جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ پاکستان کی سائڈ سے سارا کا سارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ فوجی افسروں کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ بھی ایک پرابلم ہے چیزوں کو آگے بڑھانے میں۔ اور افغان یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے آخری مطالبہ یہ کیا جس پہ پھر ڈیڈ لاک ہو گیا اور مذاکرات فیل ہو گئے ہیں منڈے کی رات کو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی سائڈ کہتی ہے کہ افغان حکومت باقاعدہ ٹی ٹی پی کو ایک دہشت گرد اینٹی قرار دے جیسا کہ پاکستان نے کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کے خلاف آپریشن کرے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور افغان حکومت جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں رکھتی ہے۔ وہ ان ریٹرن یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے کرا دیتے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ ایک ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ یہ وہ ڈیڈ لاک ہے جس پہ صورتحال رکی ہے، جس کے حوالے سے چونکہ میں بات کر رہا ہوں مختلف لوگوں سے، میں کوشش کروں گا کہ ایک انفارمڈ انگلش کے اندر ایک ڈسکشن، ایک پروفیشنل ڈسکشن جو ہے افغانستان پاکستان کے حوالے سے سارے معاملات کے حوالے سے میں اگلے چند گھنٹوں پہ ریکارڈ کروں گا اور اسے لے کے آؤں گا اپنے انگلش چینل سے آئیکانو کلاس ملٹی میڈیا۔ اب اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔